हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जेनेटिक लोड के बारे में। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए सिलेबस में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में सब टॉपिक 9.3 के अंदर हमें जेनेटिक लोड करना है। इसी टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में हार्डी-वेनबर्ग लॉ किया और उसके पहले मेंडेलियन पॉपुलेशन किया। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट पहले जिन्होंने दिया 1949 में वो थे जेबीएस हाल्डेन, लेकिन उन्होंने इसे कहा कॉस्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। और सेकेंड बार जिन्होंने इसको दिया वो थे मैक्स मुलर 1950 में। उन्होंने इसको रियल नाम दिया, दैट इज़ जेनेटिक लोड। तो क्या है ये कंसेप्ट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच पॉपुलेशन डिपार्ट्स फ्रॉम एन ऑप्टिमम जीनोटाइप। ठीक है। जो बेस्ट जीनोटाइप है किसी एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए, उससे कितना डिपार्ट हो गया है जो एवरेज पॉपुलेशन है वो, उसे हम कहते हैं जेनेटिक लोड। या फिर लॉस ऑफ फिटनेस इन पॉपुलेशन, इसे भी हम कहते हैं जेनेटिक लोड। ठीक है। अब अभी आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई एक इन्वायरमेंट में जिस तरह का जीनोटाइप जो है वो सबसे ऑप्टिमम है जिंदा रहने के लिए, वो कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास होगा। एवरेज के पास जो है कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। तो जो एवरेज पॉपुलेशन होता है उसका जो जीनोटाइप होता है वो ऑप्टिमम से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उससे उस डिफरेंस को ही हम कहते हैं जेनेटिक लोड। ठीक है। द ऑप्टिमम जीनोटाइप इज़ द मोस्ट फिट जीनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। मोस्ट फिट कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे तगड़ा और मस्कुलर वाला फिट हो, नहीं, जो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए सबसे फिट हो वो वाला जीनोटाइप। ठीक है। दस द जेनेटिक लोड, जिसे हम एल से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ऑफ ए पॉपुलेशन इज द रिलेटिव अमाउंट बाय विच द फिटनेस, दैट इज डब्ल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, इज लोअर्ड इन कंपैरिजन टू द ऑप्टिमम जीनोटाइप। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, उसके लिए ये स्टेटमेंट है कि जेनेटिक लोड ऑफ ए पॉपुलेशन वो रिलेटिव अमाउंट है जिससे कि फिटनेस जो है वो लोअर हो जाता है। अभी L इजकल टू 1 माइनस डब्ल्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि 1 जो है वो ऑप्टिमम जीनोटाइप, ऑप्टिमम फिटनेस है, और उसमें से जितना डिपार्ट हुआ है तो वही लोड है। ये W जो है हमारा एवरेज फिटनेस है। ठीक है। तो लोड है उनके बीच का डिफरेंस, मतलब हम कितना डिपार्ट हुए हैं। अभी ये कैसे आया, आइए इधर देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, जेनेटिक लोड का जो फॉर्मूला है वो इस तरह लिखते हैं हम कि फिटनेस जो मैक्सिमम हो सकता था, देखिए ऑप्टिमम जीनोटाइप जिसका था उसका फिटनेस कितना है, माइनस जो फिटनेस एवरेज पॉपुलेशन का है, अपॉन जो फिटनेस मैक्सिमम हो सकता था। तो ये रेशियो निकालने पर अगर हम ऑप्टिमम फिटनेस को यानी कि डब्ल्यू मैक्स को 1 मान लेते हैं, दैट इज़ आइडियल कंडीशन, मतलब 100% मान लेते हैं एक तरह से कि हाँ वो सबसे ज़्यादा फिटनेस 1 हो सकता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ एवरेज फिटनेस हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये L इजकल टू 1 माइनस डब्ल्यू डैश, यानी कि एवरेज फिटनेस। तो ये डब्ल्यू डैश एवरेज फिटनेस को इंडिकेट करता है। वही फार्मूला हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक म्यूटेशनल लोड, सेग्रीगेशनल लोड्स, इनकॉम्पैटिबिलिटी लोड, इमिग्रेशन लोड, सब्स्टिट्यूशनल लोड। बट यहाँ पे आप सारा एक्सप्लेन करेंगे 10 मार्कर में तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कर भी सकते हैं शॉर्ट में अगर करना है तो म्यूटेशनल लोड क्या है कि इंक्रीज इन जेनेटिक लोड ड्यू टू ग्रेटर म्यूटेशन। अभी लोड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिपार्टेशन, कितना डिपार्ट हो रहे हैं हम लोग एवरेज ऑप्टिमम फिटनेस से। तो म्यूटेशन से हम लोग डिपार्ट हो सकते हैं। भाई कुछ ऐसा चेंजेस आ जाए जो कि उस समय में उस इन्वायरमेंट के लिए उतना सही नहीं है, फिर भी म्यूटेशन की वजह से आ गया, तो उसे कहेंगे म्यूटेशनल लोड। जो कि लार्जर इन बिग पॉपुलेशन में अक्सर देखा जाता है कि म्यूटेशन हमेशा होते ही रहता है। ठीक है। सेग्रीगेशनल लोड, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस सेग्रीगेशन ऑफ इन्फीरियर होमोजाइगोट्स इन ईच जनरेशन। लाइक कुछ ऐसा कंडीशन बन जाए कि होमोजाइगोट्स जो हैं वो आपस में शादी कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, तो उनका जो बच्चा है और उसमें डिलीटेरियस जीन्स वगैरह जो है वो आते जाएंगे। ये कॉन्सिगुनस
मैरिज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियरली आपको एक्सप्लेन होगा। मतलब कहने का मतलब है जिनका इन्फीरियर जीन्स है अगर वो आपस में मेट करते जाएंगे तो लोड और बढ़ता जाएगा। तो सेग्रीगेशन अगर हो जाए इस तरह से कि इन्फीरियर जीन्स वाले को सेपरेट कर दिया जाए तो उनका फिर उसी तरह से लोड जो है बढ़ता जाएगा उस मेटिंग के बाद जनरेशन दर जनरेशन। इनकॉम्पेटिबिलिटी लोड क्या है? व्हेन सर्टन जीनोटाइप्स आर अनेबल टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक पेरेंटल जीनोटाइप। एग्जाम्पल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ये एग्जाम्पल हमने देखा था जब हम ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक कर रहे थे। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या हो जाता है कि स्पेसिफिक पेरेंटल जीनोटाइप मतलब जब बच्चा मदर के वूम में होता है उसी टाइम उसको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो उसके लिए इनकॉम्पैटिबल हो जाता है। कब? जब मदर जो है वो RH निगेटिव हो और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो और सेकंड प्रेगनेंसी में मदर के पास RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं और इस केस में बच्चे का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस का केस हमने देखा था। तो ये भी इनकॉम्पैटिबिलिटी लोड है। वैसे इमिग्रेशन लोड है, कितने लोग छोड़ कर चले जा रहे हैं। अगर ऑप्टिमम फिटनेस वाले लोग पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो भी लोड जो है वो बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूशनल लोड मतलब अगर पॉपुलेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं कुछ लोग तो वो भी हमारे एवरेज फिटनेस को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइप से और भी टाइप से आप अगर गूगल करेंगे तो आपको और भी टाइप्स ऑफ जेनेटिक लोड मिल जाएंगे। इफ़ेक्ट्स, अभी जेनेटिक लोड का इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ता है वैसे वैसे जेनेटिक लोड बढ़ता है और वैसे वैसे जेनेटिक डेथ बढ़ता है। अभी आप सोचिएगा कि जेनेटिक लोड बढ़ने से जेनेटिक डेथ कैसे हो जाता है। तो देखिए जेनेटिक लोड दिखा रहा है कि हम ऑप्टिमम से कितना डिस्टेंस पे हैं। तो अगर ये ऑप्टिमम कंडीशन है, आप इससे इस एक्सट्रीम पर हैं या इस एक्सट्रीम पर हैं, इन्वायरमेंट इसको सपोर्ट करेगा, इस वाले जीनोटाइप को जो कि ऑप्टिमम है। इन्वायरमेंट अभी अगर चेंज नहीं हो रहा तब, जब इन्वायरमेंट कांस्टेंट है उस केस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उस समय इधर वाले जितने इंडिविजुअल्स और इधर वाले जितने इंडिविजुअल्स हैं कुछ ना कुछ बीमारी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो डेथ उनकी हो जाएगी और उनका जेनेटिक डेथ भी हो जाएगा। और जेनेटिक डेथ तब कहते हैं हम जब वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर उस व्यक्ति ने रिप्रोड्यूस कर लिया तो उसका जेनेटिक डेथ नहीं होता है। तो मतलब इन इन्फेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे की मौत हो जाए या अर्ली चाइल्डहुड में बिफोर अटेनिंग द पुबर्टी तो हम कहते हैं कि उसका जेनेटिक डेथ हो गया। ठीक है, ये इफेक्ट होता है जेनेटिक लोड बढ़ने का। सेकेंड है हाउ एवर डिफरेंट एंगल्स वेयर प्रेजेंटेड आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च बाय जेनेटिस्ट दैट, जैसे कि हल्डेन ने बताया था कि ऑप्टिमम जीनोटाइप इज़ नॉट अ स्टेबल कंस्ट्रक्ट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। ऑफकोर्स ऑप्टिमम जीनोटाइप अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम जीनोटाइप किसी एक इन्वायरमेंट के लिए है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, सपोज़ कहीं का ज्योग्राफी चेंज हो रहा है, कहीं का आसपास का लोकेलिटी का चेंज हो रहा है, अगर वहाँ पे फूड का चेंज हो रहा है, वहाँ पे हवा पानी सब चेंज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही जीनोटाइप एकदम बेस्ट रहेगा। हो सकता है इधर वाला फिर ऑप्टिमम हो जाए, हो सकता है इधर वाला कोई ऑप्टिमम हो जाए कॉम्बिनेशन जीन का। ठीक है, तो अ पॉपुलेशन विथ लिटिल और नो जेनेटिक लोड may become extinct if there is rapid environmental change। समझ रहे हैं आप? अगर पॉपुलेशन में जेनेटिक लोड है ही नहीं, सबके सब एकदम ढल चुके हैं कि एकदम ऑप्टिमम ही हम रहेंगे, कोई ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, सब एकदम ऑप्टिमम जीनोटाइप वाले हैं। बस जहाँ इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट तो बदल लेगा अपना स्थान, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब इसके लिए ऑप्टिमम तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉपुलेशन में बचा ही नहीं है तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या बच्चे भी है तो इतने कम लोग बचे हैं कि वो फिर सर्वाइव आगे बढ़ा नहीं पाएंगे पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी जेनेटिक लोड का एक एंगल है देखने का। दस द इवोल्यूशनरी वैल्यूज ऑफ एन ऑप्टिमम जीनोटाइप मे बी वेरी लिमिटेड वन एज इट मे चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इवोल्यूशनरी वैल्यू इसका चेंज हो सकता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि कहीं अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो जेनेटिक लोड फ़ायदेमंद है, कहीं अगर इन्वायरमेंट कांस्टेंट है तो जेनेटिक लोड वहाँ पे फ़ायदेमंद नहीं होता है। फिर क्या है, जेनेटिक लोड इंक्रीजेज पॉपुलेशन फिटनेस बाय ब्रिंगिंग अबाउट थिनिंग ऑफ ए पॉपुलेशन। ये भी एक नज़रिया है देखने का कि जेनेटिक लोड से पॉपुलेशन फिटनेस
इंक्रीज़ होता है। अभी जितने इंडिविजुअल्स ऑप्टिमम जीनोटाइप से बहुत दूर हैं और अभी के इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। तो धीरे 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 जितने लोग जो ऑप्टिमम से बाहर हैं उनकी डेथ अगर होती जाएगी जल्दी, मतलब अर्ली डेथ, तो हमारा पॉपुलेशन का फिटनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा लोग ऑप्टिमम जीनोटाइप के आसपास रहेंगे। ठीक है। एज फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इट इज नेसेसरी दैट पॉपुलेशन साइज इज थिन डाउन टू मैच द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ऑफकोर्स अगर पॉपुलेशन घटेगा तो इन्वायरमेंट पे लोड कम पड़ेगा और सस्टेनेबिलिटी जो है वो उस पॉपुलेशन की वो अच्छी रहेगी, लेकिन इतना भी नहीं हो जाए कि फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाए वहाँ की पॉपुलेशन। तो एक बहुत ही फाइन बैलेंस है, और देखिए नेचर बहुत ही फाइन बैलेंस बना कर चलती है। तो कभी भी जेनेटिक लोड से ऐसा नहीं कंडीशन बनता है जनरली कि पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाए। हाँ, थिन डाउन जरूर होता है, जिससे कि जो जिनका जेनेटिक कंस्ट्रक्ट जो है वो ऑप्टिमम से बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है, वो अक्सर जल्दी उनकी मौत हो जाती है और हमारा पॉपुलेशन जो है वो थिन डाउन हो जाता है। फिर है पॉपुलेशन विथ टू हाई जेनेटिक लोड विल बी इन डेंजर ऑफ गोइंग एक्सटिंक्ट एज द ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस वाइवल ऑफस्प्रिंग। वही मैंने आपको कहा कि अभी जेनेटिक लोड अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम कंडीशन से बहुत ज़्यादा लेफ्ट या राइट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर बदल गया है, तो चांसेस है कि वो पुबर्टी के एज से आने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए, और जेनेटिक डेथ होने के कारण वो एक्सटिंक्ट हो जाए, धीरे धीरे वहाँ पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन इतना घट जाए। ठीक है। अब अगर हम कॉज की बात कर लें कि क्या कॉजेज़ हैं हमारे जेनेटिक लोड आने के, तो देखिए जेनेटिक लोड किस कंडीशन को कह रहे हैं हम, जब ऑप्टिमम जीनोटाइप से डेविएट हो जाए हम। तो जीनोटाइप चेंज कब होता है, डेविएट कब होगा, जब उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, इन ब्रीडिंग होने लगेगा, यानी कि क्लोज कम्युनिटी में शादियाँ होने लगेंगी, जिससे कि होमोलोगस चाइल्ड्स बढ़ जाएंगे, होमोलोगस कंडीशन बढ़ता जाएगा, जो कि हार्मफुल हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, मतलब चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस। ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अपने आप ही जीन फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा बदलने लगे म्यूटेशन की वजह से। माइग्रेशन हो जाए, कोई लोग छोड़ के चले जाएं पॉपुलेशन को, कोई लोग यहाँ आ जाए, नए लोग आ जाए, तो भी जीन का जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो बदलने लगेगा, ऑप्टिमम से डाइवर्ट हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है ऑफ को इवॉल्व अलील्स, मतलब अलग अलग अलील्स जो मौजूद हैं इन्वायरमेंट में, वो रिकम्बाइन करके कुछ ऐसा स्पीसी, ऐसा मतलब इंडिविजुअल्स को जन्म दे सकते हैं जो कि बहुत अलग हों अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन से, या सेग्रीगेट हो सकते हैं को इवॉल्व अलील्स। लाइक हमने देखा था ए, बी और ओ, ये तीन हमने देखा था ब्लड ग्रुप के, जब हम लोग ब्लड ग्रुप का टॉपिक कर रहे थे। तो अभी इसमें हमने कॉम्बिनेशन देखा कि ए बी, ए और बी और ओ, ये सारे ब्लड ग्रुप मिलते हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि ए ओ मिल जाए, ए ओ ब्लड ग्रुप हमें देखने को नहीं मिलता है अभी, या तो ए मिलता है या तो बी मिलता है, ओ डोमिनेंट नहीं है, तो ये सब चेंजेस अगर होने लगे तो भी जेनेटिक लोड बढ़ता है, मतलब कि जो अलील्स मौजूद हैं इन्वायरमेंट में वो चेंज करने लगे तो भी जेनेटिक लोड जो है वो बढ़ता है। बेसिकली कहने का मतलब है म्यूटेशन हो जाए, अगर चेंजेस हो जाए जीन में तो जेनेटिक लोड बढ़ता है। ठीक है। ये कॉजेज़ आप लिख कर आएंगे, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। इन ब्रीडिंग आपको मैंने बता दिया कि क्लोज कम्युनिटी में शादी होना, होमोलोगस की संख्या बढ़ जाएगी उसमें, और म्यूटेशन आपको पता है लाइक रैंडम चेंजेस इन जीन, माइग्रेशन आपको पता है कोई बाहर चला जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस होता है। आगे सब कुछ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जेनेटिक लोड। छोटा सा कंसेप्ट था बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, 10 मार्क्स में ज़रूर आएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।